हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जहाँ तक मैं अपना अंदाज़ा लगा सकती हूँ, या तो आप सभी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर किए हो या फिर आप सब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो जब भी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। आज की क्लास में कंप्लीट एजेंडा आप सबके सामने लेके आई हूँ। इतने क्वेश्चंस हैं, इनसे बाहर आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सबसे पहले देखो, मैं आपको स्लाइड से दिखा देती हूँ। इतने सारे भरमार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या है। देखो, अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हो तो ये सारे वो पॉइंट हैं जिसको मैं वन बाय वन डिस्कस करना चाहूंगी। अगर आपको पता है, आपके क्वालिफिकेशन पता है, एलिजिबिलिटी पता है, एग्जाम के बारे में पता है, आप सीधा एग्जाम पैटर्न पे जंप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जो है वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे भी जंप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी सीरीज में चलने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक ऑल अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। देखो, सबसे पहले ये एग्जामिनेशन क्या है, मैं एक बार पहले अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बताती हूँ, फिर वन बाय वन इन क्वेश्चंस को भी लेंगे। गॉट इट? ये एग्जाम क्या है? यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि कंडक्ट किया जाता है एनटीए के द्वारा। एनटीए क्या है? एनटीए आपकी एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अभी करंटली इसको एनटीए कंडक्ट करता है, उससे पहले ये सीबीएसई भी कंडक्ट करता था। समझ में आया इतना? इस एग्जाम में आपकी टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस का मतलब है कि 3 टाइप से ये एग्जाम आपका रिजल्ट देता है। 3 टाइप से एग्जाम का रिजल्ट मतलब है, एक है आपका जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ। मैं डिफरेंस बताऊंगी क्या है अभी, एक बार बस चुपचाप ध्यान से मेरी सुनते चलो। सेकंड कैटेगरी है आपकी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड द थर्ड कैटेगरी है फॉर पीएचडी ओनली। फॉर द पीएचडी ओनली। देखो, सबसे पहले जेआरएफ की कैटेगरी है ये। देखो, मेरे को ये बताओ, क्लास में आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, उस एक टेस्ट के बेसिस पे ये हमारा एक टेस्ट कंडक्ट हुआ। इस टेस्ट के बेसिस पे हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बच्चे को निकालते हैं कि ये बच्चे ने सबसे ज्यादा नंबर लिए, ये फर्स्ट है। इस बच्चे ने उससे कम लिए, ये सेकंड है। इसने उससे कम लिए, ये थर्ड है। सेम इसी तरीके से हमारा कुछ यूजीसी नेट एग्जाम में भी है कि जिसकी जो टोटल 1%, एक्चुअली ये स्कोर वैसे थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑफिशियल जब बात करते हैं तो जितने भी एग्जाम के एप्लीकेंट होते हैं, सॉरी एप्लीकेंट नहीं, जो उस एग्जाम में अपीयर हुए, नॉट एप्लीकेंट, अपीयर, जितने बच्चे उस एग्जाम में अपीयर हुए हैं उसके 1% बच्चों को जो है वो जेआरएफ मिलता है। एक वही एग्जाम है, उसी एग्जाम के बेसिस पे आपको जेआरएफ मिलेगा, उसी एग्जाम के बेसिस पे यूजीसी नेट मिलेगा, उसी एग्जाम के बेसिस पे पीएचडी मिलेगी। सबसे पहली कंफ्यूजन तो बच्चों को यही होती है कि मैडम क्या जेआरएफ का कोई अलग से पेपर होता है? तो बेटा नहीं, यूजीसी नेट का एक ही पेपर होता है। उस पेपर में आप कितना स्कोर करते हो, कौन सी स्टेज पे आते हो, उस हिसाब से आपको दिया जाता है कि आपने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया, आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, या आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। यहां तक क्लियर हो गया? 1% होते हैं आपके जेआरएफ, 6% जो हैं वो होते हैं आपके नेट क्वालिफाइड, अपीयरिंग के 6%। नेट क्वालिफाइड आप कह सकते हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी भी यही है कि जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल बनाता है। अब क्या मैडम जिसने जेआरएफ क्वालिफाई किया वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल नहीं है? ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, तो मैं कहूंगी बेटा वो 100% एलिजिबल है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट बच्चा है जिसने कि
98% स्कोर किया, सेकंड बच्चे ने 92% स्कोर किया, थर्ड बच्चे ने 86% स्कोर किया। ऑफ कोर्स जितने मार्क्स इस बच्चे के हैं उतने, सॉरी एक सेकेंड, जितने मार्क्स इस बच्चे के हैं उतने इसके तो होंगे ही होंगे, उससे कुछ ज्यादा ही फायदा मिलेगा। तो जो फायदा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या सेकंड कैटेगरी में मिलेगा वो सारे बेनिफिट तो आपको जेआरएफ में मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं एक और सिंपल मेथड इसका समझाने के लिए यूज करती हूँ। आपको एक वेन डायग्राम के हेल्प से इसको समझते हैं। लाइक ये है हमारा रोहतक, रोहतक से मैं बिलोंग करती हूँ। रोहतक जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो हरियाणा का है, ये डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का है, और ये हरियाणा स्टेट जो है वो इंडिया के अंडर आता है, इंडिया। तो यहाँ पे आप इंडिया को जेआरएफ ले सकते हो, हरियाणा को आप असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट की कैटेगरी में रख सकते हो, रोहतक को आप यहाँ पे पीएचडी की कैटेगरी में रखोगे। समझ में आया? जो फायदा, जो बेनिफिट आपके पीएचडी ओनली को मिलेंगे वो बेनिफिट हरियाणा को भी मिलेंगे, वो बेनिफिट इंडिया को भी मिलेंगे। समझ में आया? अब समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? एक ही एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपने कितना स्कोर किया, ज्यादा स्कोर किया जेआरएफ की कैटेगरी में आगे, उससे थोड़ा सा कम स्कोर किया नेट की कैटेगरी में आगे, उससे भी कम स्कोर किया आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई कर गए, बिल्कुल कम स्कोर किया तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। समझ में आया? अब चलते हैं, ये मेरी तरफ से बेसिक था। अब देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन वो कंडक्टेड। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है एनडीए के थ्रू, और ये एलिजिबिलिटी है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। होप दिस इज क्लियर। सेकंड है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजीसी नेट। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पर्पस है कि वो सेम वही जो इसका रीजन है कंडक्ट क्यों करवाया जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए और रिसर्च एसोसिएट्स के लिए। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी में। अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो, एक पॉइंट और सुन लो यहाँ पे, अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको यहाँ पे फेलोशिप दी जाती है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब यूजीसी नेट क्लियर करते हो, सेकेंड कैटेगरी के अंदर आप आते हो, उसके बाद अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको किसी भी टाइप की कोई फेलोशिप गवर्नमेंट की तरफ से या यूजीसी की तरफ से नहीं दी जाती। यस, जहां पे आप एडमिशन ले रहे हो यूनिवर्सिटी लेवल, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे आपको फेलोशिप जरूर प्रोवाइड कर सकती है। गॉट इट? नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम इज यूजीसी नेट कंडक्टेड इन ए ईयर। बेटा एक साल में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका 2 बार कंडक्ट होता है। पहले साल में एक बार ही होता था, अभी काफी टाइम से आई थिंक 2018 से ये 2 बार कंडक्ट होता है। एक बार होता है जून में आपका एग्जाम, एक बार होता है आपका दिसंबर में एग्जाम। गॉट इट? इन विच मंथ इज एग्जाम यूजुअली हेल्ड। मैंने बताया जून में एंड दिसंबर में। ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? ऑफ कोर्स ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड पे होता है। मीडियम आप इंग्लिश या हिंदी एज पर योर चॉइस चूज कर सकते हो। समझ में आ गया? इसमें ऑल अबाउट द यूजीसी के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। बेटा मैं आज की क्लास में ना क्वेश्चन ही इतने लेके आई हूँ, देखो कि हर एक कैटेगरी के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन होने के बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका, ट्रस्ट में। जस्ट चुपचाप सुन लो आज। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। वो एलिजिबल, एलिजिबल कौन है यूजीसी नेट एग्जाम में अपियर होने के लिए? मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होना चाहिए। क्या मैडम ओनली एडमिशन? यस, पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के बच्चे भी एलिजिबल हैं। इवन इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर और इन द फर्स्ट सेमेस्टर यू आर द एलिजिबल, बट द कंडीशन इज दैट अगर आपका फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम क्लियर हो जाता है, यू हैव टू गेट योर डिग्री विद इन दी 2 ईयर। जिस दिन आपके यूजीसी नेट का रिजल्ट आया उसके 2 साल के अंदर अंदर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा।
समझ में आया? इज देयर एनी एज फॉर JRF? यस, JRF की जो आपकी एज है वो 30 ईयर फॉर मैन एंड द 35 ईयर फॉर द वुमेन। 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है फीमेल्स को, बट ध्यान ये रखना कि SC ST के लिए जो स्पेशल रिजर्वेशन होता है वो भी मिलता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या मैं कहती हूँ UGC नेट के लिए आपका कोई भी किसी भी तरीके की लिमिट नहीं है, किसी भी एज में आप उसे दे सकते हो। कैन आई गिव UGC नेट इन डिफरेंट सब्जेक्ट? यस ऑफ कोर्स। देखो ये ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वो मैं अपना बताती हूँ। मैंने MBA करी है, साथ में मैं MCOM भी की है मैंने। तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं कि मैडम मैंने MBA की है तो क्या मैं कॉमर्स से दे सकता हूँ या मैं इकोनॉमिक्स से दे सकता हूँ? तो इसके ऊपर मैं आपकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, बट इन शॉर्ट सिर्फ इतना सुन लो, आप अपने PG जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज किया है उससे अलग सब्जेक्ट में नहीं दे सकते, रिलेटेड सब्जेक्ट में हो सकता है। रिलेटेड सब्जेक्ट मींस कि अगर आपने MBA की है तो आप कॉमर्स में भी एग्जाम दे सकते हो, आप मैनेजमेंट में भी एग्जाम दे सकते हो, बट आई सजेस्टेड टू यू कि अगर MBA करी है तो आपको मैनेजमेंट में देना चाहिए, और अगर MCOM की है तो आपको कॉमर्स में देना चाहिए, क्योंकि कुछ वैकेंसी स्टेट की होती है और स्टेट टू स्टेट भी ये चीजें वेरी करती हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपके खुद के सब्जेक्ट को, PG वाले सब्जेक्ट को ही UG आगे PhD के लिए एडमिशन में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने MBA की है और आपका नेट कॉमर्स में क्वालिफाई है तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके इंटरव्यू में उठेंगी आगे। जब आप PhD का इंटरव्यू दोगे तो सजेशन तो सबसे पहला यही रहता है, MBA की है तो मैनेजमेंट से दो, MCOM की है तो कॉमर्स से दो। गॉट इट? उसके बाद, इज देयर एनी लिमिट टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट? नो लिमिट। UGC नेट एग्जाम आप n नंबर ऑफ टाइम्स दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। कैन आई चेंज माई सब्जेक्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन? देखो ये सब्जेक्ट आप रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज नहीं कर सकते हो, जिस टाइम पे आपने रजिस्टर किया है उसी टाइम पे आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आता है। कोई कंफ्यूजन होती है सब्जेक्ट में तो हर सब्जेक्ट का अपना एक सब्जेक्ट कोड होता है, उसको ध्यान में रख के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। एलिजिबिलिटी वाले भी सारे पॉइंट मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो मेरे को एक बार बता दो। होप सो ये एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट भी मैंने आप सबको क्लियर किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझते चलना है इसको। जो UGC नेट का एग्जाम है उसमें होता है एक पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। देखो ये एक ऐसा है, ऐसा ये कहूंगी मेजर है जिसपे मैं कंप्लीट एक अलग से लगभग 1 घंटे की वीडियो भी बना सकती हूँ। यहाँ पे मैं एज ए बिगिनर सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आपको एक स्टेपिंग स्टोन लेना है, तो उसके लिए बेसिक बेसिक चीजें मैं आज आपको सारी बताती चलूंगी। समझ आया? पेपर 2 आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स। पेपर 1 आपका जनरल होता है, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, पेपर 1 का सिलेबस जनरल फॉर ऑल। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या? जो सब्जेक्ट आपने PG में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लेना होता है। टोटल आपके 300 मार्क्स का पेपर होता, 300 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है। 3 घंटे का ये एग्जाम होता है। जर्नली आपको ये 3 घंटे डिवाइड किए जाते हैं 1 आवर
for paper 1 and 2 hours for paper 2, but you can switch. एक ही टाइम पीरियड पे आपका, जैसे ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ आपको ऊपर मिलता है कि जनरल पेपर और पेपर 2, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ 100 क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन 1 इस तरीके से, 2 पे किया क्वेश्चन 2 ओपन हो गया, 3 पे किया 3 ओपन हो गया। ये वाली स्क्रीन खुली हुई है। जैसे ही आप यहाँ से इस वाले बॉक्स पे, ये बॉक्स बना होता है, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करते हो, ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाती है। पेपर 1 से पेपर 2 में, पेपर 2 से पेपर 1 में एन नंबर ऑफ टाइम आप शिफ्ट कर सकते हो। इफ यू वांट कि मैं अपना पेपर 1 जो है वो 50 मिनट में ही कंप्लीट कर दूं और मैं अपने पेपर 2 को जो है वो 210 मिनट, सॉरी 210 तो नहीं होगा, 190 मिनट, 190 मिनट में मेरे पेपर 2 पे दूं, आप दे सकते हो। मैडम अगर मैं पेपर 1 में ज्यादा टाइम लूं, बेटा 70 मिनट आप यहाँ ले लो, 150 मिनट आप यहाँ ले लो। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 3 घंटे का एक साथ पेपर होगा, एक सीटिंग में होगा। यू कैन शिफ्ट फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2 एज वेल। तो उस हिसाब से आपको चीजें अपनी मैनेज करते चलनी है। कोई अलग से पेपर 1 नहीं होगा, कोई अलग से पेपर 2 नहीं होगा, कोई अलग से आपकी पेपर 1 की कट ऑफ नहीं बनेगी। दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 की आपकी कंबाइन कट ऑफ बनेगी और उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना होगा। समझ में आ गया? आओ क्वेश्चन पे। एग्जाम पैटर्न बता दिया मैंने आपको, 2 पेपर होंगे, ये भी बता दिया मैंने। क्वेश्चन कितने आएंगे ये भी बता दिया। टाइम ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दी। मार्किंग स्कीम ये है 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग? नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस के ऊपर मैं आपको एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि देखो पेपर 2 के सिलेबस पे तो मैं अपने सिलेबस की कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बनाने वाली हूँ। हाँ, पेपर 1 आप सबके लिए ऑफ कोर्स हेल्पफुल रहेगा ही। वेयर आई कैन फाइंड द ऑफिशियल सिलेबस पीडीएफ? बेटा आपको UGC net.nta.in इस साइट पे भी मिल जाएगी। हाउ कैन आई चूज सब्जेक्ट? मैंने ये बताया आपको सब्जेक्ट चूज करना है एज पर योर सब्जेक्ट इन पोस्ट ग्रेजुएशन, as per your subject in post graduation. Hope so this point is also clear to all of you. Got it? आगे चले। yes, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो जनरली आपका, अगर जून सेशन की बात करती हूँ तो मार्च में आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। अप्रैल एंड तक आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म, मैक्सिमम विंडो भी क्लोज हो जाती है हर तरीके से। एंड मई में आपकी डेट शीट आ जाती है, किस दिन कौन सा एग्जाम होगा। एंड जून में आपका एग्जाम हो जाता है। मई में आपकी डेट शीट, एडमिट कार्ड सब कुछ आ जाता है। जनरली जून में आपका एग्जाम हो जाता है। और अगर दिसंबर सेशन की बात करो तो वही आप एक मंथ पीछे चल सकते हो। लाइक दिसंबर में आपका एग्जाम होगा तो नवंबर में आपकी डेट शीट एंड आपके एडमिट कार्ड सब कुछ आ जाएगा। अक्टूबर में आपको जो है वो आपकी सारी विंडो क्लोज हो जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड विंडो जो डायरेक्टली ओपन होती हैं वो आप कह सकते हो सितंबर के अंदर ओपन होती है। अभी आपकी जुलाई है तो नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड तक आपका जो ये दिसंबर वाला, सॉरी जून वाला भी एग्जाम हुआ था, जुलाई एंड तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त या सितंबर तक आपकी दिसंबर सेशन के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। क्लियर रहा?
आ जाओ अब क्वेश्चंस पे। हाउ टू अप्लाई, बेटा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ऑफ कोर्स। अगर आप चाहते हो कि कैसे अप्लाई किया जाता है उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी तब, अभी नहीं बनाऊंगी। व्हाट डॉक्यूमेंट आर नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट ही चाहिए होती है। आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स होनी चाहिए, रोल नंबर वगैरह, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बेसिक डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर ये सब होना चाहिए आपका। हाउ डू आई डाउनलोड द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलता है ugcnet.nta.in से। हाउ इज रिजल्ट डिक्लेयर्ड एंड व्हेन। जैसे मैंने अभी बताया, जून में एग्जाम हुआ है तो जुलाई एंड तक आपका रिजल्ट आ जाता है, दिसंबर में हुआ है तो जनवरी एंड तक आपका रिजल्ट आ जाता है। जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होता है उसके विद इन 15 डेज आपकी आंसर की रिलीज होती है। आंसर की रिलीज होने के विद इन 15 डेज के बाद आपकी फाइनल आंसर की के साथ साथ आपका रिजल्ट भी आ जाता है। वट इज द ई सर्टिफिकेट एंड हाउ टू डाउनलोड। ई सर्टिफिकेट आपको जब मिलता है जब आप अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं। अगर जेआरएफ क्लियर किया तो जेआरएफ का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, नेट का भी सर्टिफिकेट मिलेगा एंड ओनली पीएचडी का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। जेआरएफ करते 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर ओनली नेट किया तो ओनली नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आपको पीएचडी ओनली का सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड ओनली पीएचडी किया तो ऑफ कोर्स ओनली पीएचडी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड व्हेन टू टेक एडमिशन इन पीएचडी यू कैन नॉट, आपको किसी भी तरीके की कोई भी स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करी जाएगी यूजीसी की तरफ से। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे बिल्कुल कर सकती है। गॉट इट। हाउ टू वेरीफाई यूजीसी नेट सर्टिफिकेट ऑनलाइन। वेरीफाई करने के लिए आपका एक सर्टिफिकेट नंबर भी होता है, साथ ही जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो तो उसके ऊपर एक क्यूआर भी होता है, उसके थ्रू भी आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हो। वैसे वेरिफिकेशन का बच्चों का तो कोई काम नहीं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन जब इंटरव्यू करवाते हो तब की बात है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्सेस। अगेन बहुत ही ज़्यादा है वास्ट ये टॉपिक, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बताया जा सकता है, लेकिन मेरी बात टू द पॉइंट ध्यान से सुनना, सिर्फ ध्यान से एक बार। क्या विदाउट प्रिपरेशन इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। ऑफ कोर्स यस बेटा। जो चीजें आप 5 साल तक, मैं एज ए कॉमर्स एस्पिरेंट, मैंने मेरा सब्जेक्ट 7 साल तक पढ़ा है और हायर एजुकेशन 11th एंड 12th में मेरे पास कॉमर्स था। देन 3 ईयर की मैंने ग्रेजुएशन की, 2 ईयर की मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, 2 + 3 + 2 इज 7 ईयर। 7 ईयर तक आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। देन हाउ कैन यू से दैट विदाउट कोचिंग इज नॉट पॉसिबल। बेटा 7 साल कम नहीं होते, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कोचिंग का फायदा नहीं है। जो अभी तक आपने पढ़ा है वो सब्जेक्टिव वे में पढ़ा है, लेकिन जो आपका एग्जाम आता है ना वो ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब ऑप्शनल आता है, और मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं। तो पहला सजेशन तो देखो मेरा आप सबको यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपने रिसोर्सेज पे रिलाई रहो। प्रीवियस ईयर करो एन नंबर्स ऑफ टाइम, एन नंबर्स ऑफ टाइम उस प्रीवियस ईयर को करो। पिछले 10 साल के पेपर में भी आपको करवाने वाली हूँ, कुछ मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कुछ अभी हमारे चल रहे हैं, और कंटेंट मैं भी आप सबके लिए प्रिपेयर करूंगी अगर आप सबने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही मेरा साथ दिया तो। बट ट्रस्ट मी, यस यू कैन डू विदाउट एनी कोचिंग, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अगर मैं बुक की बात करती हूँ तो पेपर 1 के लिए सब, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट मैं सीरियसली बताती हूँ, पेपर 1 के लिए आप केवीएस मैदान ले सकते हो, रेफर कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये बेटा, बुक्स मत खरीदो, अपने नोट्स बनाओ, ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक ही वीडियोस को सबसे पहले देखो, तुम्हें ना ये वीडियोस वॉच करने का, जो तुम स्टडी की वीडियोस देखते हो उसका एक तरीका बताती हूँ।
सबसे पहले एक वीडियो देखो, पहली बार जब उस वीडियो को देख रहे हो साथ साथ नोट्स बिल्कुल मत बनाओ। बहुत बच्चे होते हैं टाइम सेव करना, आई 100% एग्री। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर मैं ये चीज समझती हूँ, टाइम की कीमत होती है। पहली बार वीडियो देखते हुए आप नोट्स बनाते हो, आपको उसको बाद में रिवाइज करना होता है, बट ट्रस्ट मी, करके देख लेना, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहली बार जब आप नोट्स बनाते हो ना, आपको वो हर चीज नहीं लगती है, वो हर चीज आपको ऐसी होती है, ये भी मेरे को नहीं पता, ये भी मुझे ऐड करनी, ये भी मुझे नहीं पता, ये भी मुझे ऐड करनी, और वे आपके नोट्स नहीं, वो पूरी किताब छप जाती है। और नोट्स इज लाइक, ये एक तरीके की आर्ट है, जिसको आपको कम से कम स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उसमें फिल करना है। फर्स्ट टाइम वीडियो देखो, नोट्स मत बनाओ, सेकंड टाइम वीडियो देखो तब साथ साथ बनाओ, थर्ड टाइम उसको फास्ट मोड में रिवाइज करो। ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया। और जहां तक पेपर 2 की बुक्स की बात मैं करती हूँ, पेपर 2 के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी किताबों पे ही रहो। और एक कोई, अगर मैं एक बुक बताऊँ ना, पेपर 2 इतना वास्ट है, चाहे वो कोई भी मैं सब्जेक्ट बात कर लूँ, एक बुक में पेपर 2 का सारा सिलेबस आ ही नहीं सकता। ट्रस्ट में, इतना वास्ट सिलेबस है, इतना वास्ट है। आप किसी भी चैनल पे देख लो, अगर वो एक सिंगल बुक बता रहा है तो कोई ना कोई टॉपिक प्रीवियस ईयर से मैच करके देख लेना। मैं हर प्रीवियस ईयर में कह रही हूँ 10% क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले। किसी में कोई टॉपिक मिलेगा, किसी में कोई टॉपिक मिलेगा, किसी में कोई टॉपिक मिलेगा। तो पहले अपनी बुक्स पे रिलाई करो। ये बुक्स के लिए, कोचिंग के लिए स्टार्टिंग में प्लीज मत भागो, स्टार्टिंग में मत भागो। नेक्स्ट आपके, हाउ मेनी ईयर शुड आई स्टडी डेली? Actually, I think it's the funny question, but of course, maximum number of student ask. But देखो, नंबर ऑफ हावर इज नॉट डिफाइंड। किसी भी एग्जाम के लिए मैं नहीं मानती कि कितने हावर की जरूरत है। हर स्टूडेंट का अपना अलग आईक्यू होता है। मैं बहुत निकम्मी हूँ, मेरे पढ़ाई में मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, मैं कभी बहुत ब्रिलियंट नहीं रही, मैं बहुत कभी पुअर नहीं रही। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन टू यू कि आप उस सब्जेक्ट को, उस सिलेबस को, उन सारे क्वेश्चंस को कितनी देर में कंप्लीट कर पाते हो। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताती हूँ तो 6 महीने की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे की स्टडी आपको बहुत बहुत जरूरी है। प्लस अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो, ऑफकोर्स अभी जेआरएफ ही टारगेट करते हैं, तो उसमें आपको पिछले 10 साल के पेपर 1 महीने का टाइम लगा के बिल्कुल अच्छे से हर एक ऑप्शन को एनालाइज करते हुए करने होंगे। मैं ये मानती हूँ 4 महीने तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, 6 महीने की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें 3 to 4 मंथ में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। देन बचा 1 मंथ में आपका वो सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। लास्ट 1 मंथ के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चंस 5000 क्वेश्चन कर दो तो हमारा पेपर हो जाएगा। बस इतना सा है, हाँ इतना सही है। What is the ideal preparation for the beginner? I think मैं इसका आंसर दे चुकी हूँ। How many months are required? अगर मिनिमम मैं कहती हूँ तो 4 मंथ में मिनिमम टाइम देती हूँ, मैक्सिमम डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। कैन आई सॉल्व द, बेटा प्रीवियस ईयर तो जान होती है, प्रीवियस ईयर तो जान होती है। प्रीवियस ईयर के बिना एग्जाम निकालना इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगी, बट यस लिटिल डिफिकल्ट। गॉट इट? हाउ इम्पोर्टेंट इज मॉक टेस्टिंग इन प्रिपरेशन? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। सब्जेक्टिव तो 7 साल से पढ़ते आ रहे हो, प्रैक्टिस ही ऑब्जेक्टिव की करनी है, तो मॉक टेस्ट भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे को लगता है। गॉट इट? नेक्स्ट, रिजल्ट कट ऑफ वैलिडिटी। यूजीसी नेट 3 कैटेगरी, जेआरएफ जो है वो आपका वैलिड होता है 2 साल तक। जब आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, विद इन 2 ईयर जो है वो आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। अदरवाइज 2 साल के बाद एडमिशन लोगे तो कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। यूजीसी नेट जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है, दिस इज एलिजिबल फॉर द लाइफ टाइम, this is eligible for the lifetime. And the last category for the PhD only, this is also valid for the 2 years. PhD only qualify करते हो तो 2 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन ले लेना है PhD में, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट आपका किसी काम का नहीं रहेगा। What is the cut off of
फॉर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट। अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो मैं अपने सब्जेक्ट की बताती हूँ, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। मिनिमम आप 300 में से 210 का टारगेट लेके चलेंगे फॉर द जेआरएफ, 200 का टारगेट लेके चलना है आपको फॉर द नेट, एंड 180 का टारगेट लेके चलना है फॉर द पीएचडी ओनली। बाकी आप प्रीवियस 4 to 5 ईयर की कट ऑफ देख सकते हैं, उसके हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा, बट एक अंदाजा मैं आप लोगों को दे ही चुकी हूँ। ऑफ कोर्स कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ में डिफरेंस भी आता है, जो मैंने अभी ये आपको बताया दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। गॉट इट? तो ये सारी चीजें बाद की हैं, पहले रिजल्ट इन तैयारी है, तो पहले अपना 100% एफर्ट दो, रिजल्ट देख लेंगे। समझ में आया? लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम सबका डर भी है कि देखो हम इतने बढ़िया, इतने अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन भी आज के टाइम पे इंडिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम के अंदर आपका यूजीसी नेट एग्जाम आता है। तो ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी है, बट ऑफ कोर्स डिफिकल्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। मैं इस फिलॉसफी पे बिलीव करती हूँ। तो इसी के साथ करियर अपॉर्चुनिटीज में देखो, सबसे पहले तो आप यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करते ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है ऑफ कोर्स। सेकंड, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है। पीएचडी एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, डॉक्टरेट डिग्री है। जैसे ही आप पीएचडी फाइनल सबमिशन करते हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, लाइक डॉक्टर कनिष्का अहलावत। मैं भी पीएचडी करूंगी फ्यूचर में। नेक्स्ट, रिसर्च असिस्टेंट के हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं आज के टाइम पे। गवर्नमेंट की भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम है जिसमें आपको एज ए रिसर्च असिस्टेंट ऑप्शन दिया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको पीएचडी करते हुए सिखाए जाते हैं, लाइक सबसे फेमस आपका एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। उस पर आपको डाटा को एनालाइज करना या बिजनेस एनालिटिक्स स्किल्स या एनालाइजेशन से रिलेटेड ही सारी चीज़ें होती हैं। तो रिसर्च सिर्फ आपको, आपके इंस्टीट्यूशन को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा नहीं देती, ये ऑल ओवर एज ए ह्यूमैनिटी को बेनिफिट देती हैं। तो ऑफ कोर्स एक रिस्पेक्टफुल चीज़ के अंदर आप जा रहे हो, जहाँ से आपको बहुत बेटर चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो नेगेटिविटी हर जगह होती है, इसमें भी कहा जाता है कि नेट के बाद जॉब नहीं लगती। मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ, मैंने अपना यूजीसी नेट मैनेजमेंट में क्वालिफाई किया था दिसंबर 2023 में। मेरी जो मास्टर्स डिग्री एमबीए कंप्लीट हुई थी वो कंप्लीट हुई थी जून 2023 में। दिसंबर में मेरा एमबीए से, मैनेजमेंट से मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। एंड जिस टाइम पे मेरा इंटरव्यू हुआ था उस टाइम तक भी मेरा रिजल्ट नहीं आया था, बट एज पर दी आंसर कि आई एम कॉन्फिडेंट कि मैंने जिस टाइम, मेरे को आज भी याद है जब मेरे कॉलेज के चेयरमैन सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, वो बोलते आपका नेट क्वालिफाई है। मैं कहा हाँ जी। बोलते रिजल्ट, मैं कहा वो तो अभी आया नहीं है। तो मेरे को हंसी भी आई थी, बट आई एम मच कॉन्फिडेंट। सो ये था, एंड अप्रैल में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। दिसंबर में मेरा एग्जाम हुआ था, आई थिंक जनवरी फरवरी के आसपास रिजल्ट आना था। मेरे को एक्चुअली डेट याद नहीं है, लेकिन हाँ उसी वे फरवरी मार्च अराउंड ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, एंड 1 अप्रैल से मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो ये थोड़ी सी मैंने अपनी भी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की। होप सो आज की इस सेशन के अंदर मैंने आपकी सभी क्वारीज को सॉल्व किया है। फिर भी अगर 1% ऐसा कोई चीज़ बची है जिसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पाई हूँ, तो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ए वेरी वेरी बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ इसके बाद यूजीसी नेट से रिलेटेड आपकी सारी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।